एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमी बेसिक्स क्लास। लास्ट वीडियो में हमने कुछ टर्म्स के ऊपर चर्चा की थी और आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा इकोनॉमी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ सीरीज़ आएगा। उसके बाद सर आप लोग के लिए एक बढ़िया सा बजट और सर्वे का सेशन लेके आएंगे। और अगर ये बेसिक्स क्लास के थ्रू एक बार आप चले जाएं तो आपको वो समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में रेपो रेट के बारे में चर्चा की थी और हमने देखा था कि कैसे जब बैंक्स को उधार लेना होता है तो वो आरबीआई के पास में कोलेटरल रखती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और उसको रीपरचेज करने का प्रॉमिस करती है। और फिर जब पैसा वापस करना होता है एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद, तो फिर से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस लेके पैसा उसको आरबीआई को दे देती है। ठीक है। और अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट में हमने देखा था कि बैंक आरबीआई से उधार लेती है। अभी रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जब आरबीआई को बैंक से पैसा लेना होता है तो रिवर्स रेपो रेट का यूज़ होता है। मतलब एक तो रेपो रेट होता है जिस रेट पे बैंक आरबीआई से पैसा लेती है, और रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई बैंक से पैसा लेती है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब बैंक्स के पास में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा होता जा रहा है और पैसे ज़्यादा आ रहे हैं बैंक्स के पास में, तो बैंक अपना एक्सेस मनी आरबीआई को पार्क करती है। एक्सेस मनी बैंक का आरबीआई को चला जाता है और ये एक रेट पे होता है। और सेम पैटर्न है, जैसे रेपो रेट में बैंक आरबीआई से लेता है, रिवर्स रेपो में आरबीआई बैंक से एक्स्ट्रा मनी लेती है और इसके बदले में एक कोलेट्रल भी रखती है। जैसे रेपो रेट में हमने देखा था ना कि बैंक्स रखती है, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ भी रखती है और बैंक्स आरबीआई में पैसा पार्क कर देती है। और इसका भी एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, तो उसी को रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट है, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, मतलब जो ये पैसा जा रहा है आरबीआई के पास में, उस पे बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। तो मनी सप्लाई जैसे रेपो रेट में होता है ना, सेम यहाँ पे भी रिलेशन है कि अगर हमने देखा था कि अगर हम रेपो रेट बढ़ाते हैं तो मनी सप्लाई के ऊपर क्या असर पड़ रही थी, मनी सप्लाई रेपो रेट के बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हो जा रहा था। तो सेम है रिवर्स रेपो का भी, कि अगर रिवर्स रेपो बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है। तो यही था रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट, जिसमें आरबीआई बैंक से एक्स्ट्रा मनी ले लेती है और उसके बदले में एक इंटरेस्ट भी देती है और कोलेट्रल भी रखती है। अब रिवर्स रेपो रेट से मिलता जुलता एक टर्म है जिसे हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं। ये भी सेम है, एसडीएफ भी सेम है, जिसमें बैंक्स आरबीआई को पैसा देती है, बट ये विदाउट कोलेट्रल होता है, जिसमें कोलेट्रल नहीं रखना होता है आरबीआई को। तो सेम चीज़ है जो रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे कोलेट्रल का जो इशू था उसको इरेडिकेट करने के लिए आरबीआई ये लेकर के आती है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसमें आरबीआई का बर्डन कम होता है क्योंकि उसको कोलेट्रल नहीं रखना होता है बैंक्स के पास। ठीक है। तो यही है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब आइए समझते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करती है या परचेज़ करती है। यही होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक समझने के पर्पज़ से बता रही, ये जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट को अगर मान लो पैसे चाहिए तो वो क्या करती है, एक पेपर निकालती है, ऐसे मान लो 500 करोड़ का है तो ये मार्केट में निकालती है, ये लॉन्च करती है और इसके बदले में एक इंटरेस्ट भी देती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसको परचेज़ कर लेते हैं जो कस्टमर्स होते हैं
और फिर गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं। तो मान लो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है किसी को, तो एक पर्टिकुलर टाइम का प्रॉमिस होता है। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रही है तो गवर्नमेंट के पास में पैसे आ रहे हैं। मान लो ये एक पेपर मिलता है ना, जो कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे जो भी सिटीजन्स हैं उनको ये मिलता है और इसके बदले में वो पैसा गवर्नमेंट को देते हैं। तो अगर मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की जा रही है तो क्या होता है, जो मार्केट का पैसा है वो सरकार के पास जाती है। तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं हमें कम होता दिखाई देगा, क्योंकि जो मार्केट से पैसे हैं वो गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं और कस्टमर्स के पास में ये एक पेपर आ रहा है। ये जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट कि एक पर्टिकुलर टाइम का ये डॉक्यूमेंट है और उसके बाद ये पेपर आके वापस करती है सरकार को। और मान लो अगर ये 5 करोड़ का है तो इसके अलावा कुछ और पैसे इसको दे दें। ठीक है, तो ये एक मनी सप्लाई को ही मैनेज करने का एक टूल है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक पेपर है जो बेच के पैसा वापस लेती है सरकार, और इसके थ्रू भी मनी सप्लाई मैनेज किया जाता है। और इसकी जिम्मेदारी दी हुई है आरबीआई को। गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं इसको सेल परचेज करती है मार्केट में। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल या परचेज करती है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर सेल हो रहा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले मनी गवर्नमेंट के पास में आ रही है। ठीक है, तो यही इसका रिलेशन है कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल हो रहा है मतलब पैसे मार्केट से सरकार के पास जा रहे हैं, और अगर इसको परचेज़ किया जा रहा है तो अगर मान लो बैक फिर गवर्नमेंट इसको परचेज़ कर रही है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई परचेज़ कर रही है, तो इसके बदले में फिर पैसा भी तो कस्टमर्स को देगी ना। मान लो कुछ पैसे, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्राइस होता है उसमें कुछ और ऐड कर दो एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद, तो कस्टमर्स को बेनिफिट भी हो जाता है। और जो ये मकसद होता है कि जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई है उसको बैलेंस करें, या कम मनी सप्लाई है उसको मार्केट में फिर पैसा देना होता है सरकार को, तो ये एक टूल के तरह काम करता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन उसी को बोलते हैं जिसके थ्रू आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज़ करके मनी सप्लाई मार्केट में कंट्रोल करती है। फाइन। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से सरकार को पैसे उपलब्ध होते हैं, मार्केट से पैसा सरकार के पास जाता है, या फिर अगर इसको परचेज़ करती है सिक्योरिटी तो जो पैसा है वो वापस से मार्केट में जाता है। तो अब समझ में आ गया ना ये कैसे बैलेंस हो रहा है। अगर इसको सेल करो तो पैसे वापस से सरकार के पास आते हैं, और अगर इसको परचेज़ करो तो फिर पैसे मार्केट में जाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये भी एक तरह से रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसके ऊपर बैंक बोरो कर सकते हैं। एक तो ये वाला विंडो है रेपो रेट वाला। अभी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कंबाइंडली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोला जाता है। तो अगर आपके पास में ये LAF टर्म मिले तो आपको ये समझ लेना है कि ये रेपो और रिवर्स रेपो को कंबाइंड बोला जाता है, दोनों को साथ में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए जो फैसिलिटी है आरबीआई के पास में, उसी को ये रेपो प्लस रिवर्स रेपो को मिला के LAF बोला जाता है। तो एक तो बैंक को उधार लेने का ये जरिया है कि रेपो रेट के थ्रू ले ले, जो कि सीधा उसको एक रेट चार्ज किया जाता है और एक कोलेट्रल रखा जाता है और फिर पैसा मिल जाता है बैंक को। और मान लो इसका लिमिट क्रॉस हो गया हो, मान लो जितना लिमिट था रेपो रेट का उतना बैंक ने ले लिया है, तो अब ना एक पीनल रेट, मतलब इससे हायर रेट एक रखा है। अब इमरजेंसी का सिचुएशन है तो पैसे तो चाहिए होंगे ना बैंक को, क्योंकि बैंक ने एक रेपो रेट में जितना लिमिट था उतना पैसा मान लो ले लिया, जितना लिमिट लगाया हुआ था आरबीआई ने। तो अब आरबीआई ने क्या किया, एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक पीनल रेट है जो रेपो रेट से ज़्यादा होती है, जिससे बैंक अपना पैसा उधार ले सकता है। ठीक है,
तो ये भी एक बैंक के लिए एक माध्यम है जिससे वो पैसा, अगर क्राइसिस है तो वो पैसा आरबीआई से उधार ले सकती है। और रेपो रेट से इसका रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि रेपो रेट का विंडो अगर क्रॉस हो चुका है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यूज़ होता है। फाइन। अभी हम देखते हैं कि एसडीएफ हमने देखा था, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो सेम एज अ रिवर्स रेपो रेट है, बट इसमें कोलेट्रल आरबीआई को नहीं रखना पड़ता है, ये कन्वीनियंस है उसके लिए। और ये पर्पस भी यही था कि कोलेट्रल का कोई झंझट ना हो आरबीआई को, क्योंकि कोलेट्रल रखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो जाती है, प्लस एक बर्डन भी होता है एक्स्ट्रा, उसको इरेडिकेट करने के लिए एसडीएफ लेकर के आता है। अभी सीआरआर हम देखते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है। तो मान लो जो एनडीटीएल है, अब पूछोगे एनडीटीएल क्या होता है, तो मैं बता दे रही कि जो इसका फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। इसमें सपोज़ बैंक में एक दिन में मान लो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब बैंक के पास में 100 करोड़ एक दिन में आया है, ठीक। तो जो ये 100 करोड़ है उसमें से आरबीआई ने फिक्स किया कि आपको कुछ परसेंटेज मेरे पास रख देना है। आरबीआई बोल रही है कि बैंक्स, आपके पास जो पैसा आ रहा है एक दिन में, आपको उसमें से कुछ परसेंटेज मेरे पास रख देना है। जो मान लो अगर कोई इमरजेंसी का केस आए, अनफोर्सीन सिचुएशन आए और आप सारे पैसे उधार दे दो मार्केट में, तो कहीं अगर क्राइसिस होता है तो आप कैसे हैंडल करोगे उसको। तो एक काम करो, जैसे हमारे घर में भी अगर कोई पर्टिकुलर सैलरी आती है तो उसका कुछ पोर्शन हम ऐसा करते हैं ना कि रख देते हैं, इमरजेंसी में हमें काम आ सकता है। सपोज़ किसी मंथ में सैलरी हमें नहीं मिल पा रही है या कुछ क्राइसिस हो गया है, तो वो पैसे हमारे काम आएंगे। सेम कॉन्सेप्ट बैंक के लिए आरबीआई करती है। जो एनडीटीएल है ना, मतलब कि जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है, सेम डे का जो ट्रांजैक्शन है, मान लो 100 करोड़ है, तो इसका आरबीआई ने डिसाइड किया कि मान लो 4% बैंक्स आपको हमारे पास रख देना है, और वो पैसे बस इमरजेंसी के लिए रहेंगे, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, वो बस आप एक सिक्योरिटी के तौर पे हमारे पास रख दो। तो बैंक वही करती है। मान लो 4% सीआरआर है, ये चेंज होता रहता है, मैं एग्जांपल के लिए बता रही, 4% है, तो इसमें से 100 में से 4 करोड़ आरबीआई के पास में रख दिया बैंक ने, ये एज अ सेफ्टी टूल आरबीआई के पास में रख दिया। अब बैंक्स के पास में जो 96 करोड़ बचेंगे वो बैंक अपने कस्टमर को लोन देगा, उस पर इंटरेस्ट पाएगा, जो भी काम करना होगा 96 करोड़ से करेगा। और जो कैश रिजर्व रेशियो का पोर्शन है 4% या 5%, जो भी आरबीआई डिसाइड करती है, तो वो आरबीआई के पास में रख दिया जाता है। यही ये सीआरआर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस पे बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब मान लो बैंक ने आरबीआई के पास पैसे रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई के पास पैसा रखा है तो उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है सीआरआर के ऊपर। और ये सिर्फ कैश फॉर्म में रखा जाता है, मतलब सिर्फ पैसे ही रखे जाएंगे, इसका कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे नहीं रख सकता है। मान लो 4 करोड़ रखना है तो 4 करोड़ के वैल्यू, मान लो 1 करोड़ के वैल्यू का गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दे रहे हैं और 3 करोड़ पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे 4 करोड़ के 4 करोड़ वो मनी फॉर्म में ही रखेगा, ठीक है। तो ये कैश फॉर्म में ही रखा जाता है, ये याद रखने वाली बात है। ये बैंक्स आरबीआई के पास रखती है, ये याद रखने वाली बात है। और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं मिलता है बैंक्स को, ये याद रखने वाली बात है। और एक फैक्ट ये भी है कि इसे आरबीआई एक्ट 1934 में रखा गया है, उसी के अंदर डिफाइन किया गया है। इसमें एनडीटीएल का अमाउंट बैंक्स को आरबीआई के पास में रखना होता है। फाइन। अभी एसएलआर देखते हैं क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी वही पैसा है कुछ जो एनडीटीएल का है, उस पैसे को बैंक्स को खुद के पास रखना होता है, यही इमरजेंसी केस के लिए। जैसे ये पैसा आरबीआई के पास रखा है तो एसएलआर वाला मनी बैंक खुद के पास रखेगा, जो भी एनडीटीएल है उसका पोर्शन, और इसको कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकता है। और इसके ऊपर जो बैंक्स होते हैं उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। और इसका अपर लिमिट डिसाइडेड है, क्योंकि ये तो बैंक के लिए एक इनकम का सोर्स हो जाता है ना, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है सीआरआर और एसएलआर का। और इसके अंदर जो सिक्योरिटी रखी जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी जाती है, वो कैश के
तरह ही यूज़ किया जाता है, मतलब कैश प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लस गोल्ड, ये तीनों फॉर्म में रख सकते हैं SLR में, बट CRR में सिर्फ कैश रखना है। फाइन, तो ये हमने देखा SLR का कॉन्सेप्ट। अभी रेपो रेट में जो हमने देखा था कि रेपो रेट में जो रखना होता है ना, बैंक को कोलेट्रल रखना होता है, डिस्कस किए थे ना कि बैंक उधार लेती है तो कोलेट्रल रखती है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखती है। तो उस कोलेट्रल में जो SLR कोटा के तहत जो कोलेट्रल होता है ना, उसका यूज़ नहीं हो सकता है, उसको अलग कोलेट्रल का यूज़ करना है। मान लो एक कोलेट्रल रख रखा है SLR कोटा के अंदर, कि SLR कोटा में कुछ पैसे रख लिए, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लिए, कुछ गोल्ड रख लिए, जो भी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है, तो उस कोलेट्रल का यूज़ नहीं हो सकता है रेपो रेट में जो कोलेट्रल रखा जाता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। बाकी यही था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का कुछ टर्म्स। एक बार हम इसको क्विक रिवीजन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, जो फिस्कल पॉलिसी, जो हमारा मेन बजट और सर्वे को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।